आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं आज का मुद्दा। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मरकजी वजीर बराए अकलियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने वजारत के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। नकवी ने कहा कि उनकी सरकार अकलियतों की तरक्की के लिए हर वो बेहतर काम कर रही है जिसकी उन्हें जरूरत है। वाज़ेह हो कि लोकसभा में सरकार से यह सवाल कांग्रेस के असम से रुकने पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने पूछा था। मोदी सरकार ने 2014 से 2019 के बीच अक़लियतों के लिए क्या काम किए। 2016-17 में 3,827.26 करोड़ वजारत को बजट मिला। 2017-18 में 4,195 करोड़, जबकि 2018-19 में 4,700 करोड़ रुपए बजट के तौर पर मुख्तस हुए। मौलाना आजाद फेलोशिप और पढ़ो प्रदेश जैसे मंसूबे बाहरी मुल्कों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए फायदेमंद साबित हुए। वहीं नया सवेरा और नई उड़ान जैसे मंसूबे अक़लियती तबके की तालीमी तरक्की के लिए कारगर रहे। इसमें कौशल विकास, सीखो और कमाओ, उस्ताद और नई मंजिल मंसूबे खास रहे। वहीं NMDFC, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, नई रोशनी, हमारी धरोहर, जियो पारसी और वक्फ मैनेजमेंट के लिए कई बड़े इक़दामात सरकार ने किए। मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐवान को बताया कि UPA के वक्त में 90 जिले अक़लियती अक्सरियत वाले माने जाते थे, लेकिन हमने इन जिलों की तादाद बढ़ाकर 308 कर दी। अब वहां पर तरक्याती काम हो रहे हैं। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 26 डिग्री कॉलेज, 1152 स्कूल बिल्डिंग, 506 हॉस्टल जिनमें गर्ल्स हॉस्टल भी शामिल हैं, 71 ITI और 5 पॉलिटेक्निक बनाए गए हैं। इसके अलावा 411 सद्भावना मंडप, 92 आवासीय विद्यालय भी बनाए गए हैं। तो जब से भारी अक्सरियत के साथ मोदी दौर 2 का आगाज हुआ है, तब से अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों में एक उम्मीद जरूर जागी। मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी बताया कि अक़लियतों में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, लेकिन अगर हम बात करें तो मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जरूर जागी है। हालांकि अपोजिशन के सियासतदान कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान मोदी के करीब आए, अक़लियत मोदी के करीब आए, लेकिन PM ने जीत हासिल करते ही सबसे पहले कहा था सबका साथ, सबका विकास और इस बार सबका विश्वास, सबका भरोसा। इसके बाद वजारत अक़लियती उमूर इस काम में मुस्तैदी से जुट गया है और इसकी एक मिसाल तो यही है कि 70 सालों में, अभी जैसा कि आपने सुना भी कि जो 70 सालों में अक़लियती अक्सरियत वाले सिर्फ 90 गांव चुने गए विकास के लिए, तरक्की के लिए, लेकिन मोदी दौर में पिछले 5 साल में ऐसे गांव की तादाद 308 कर दी गई है। तो नीयत साफ है, मकसद है जड़ से मजबूत करना अक़लियतों को और उनको मेन स्ट्रीम से बराबर जोड़े रखना, ताकि वो कदम से कदम मिलाकर के इस राष्ट्र की, इस मुल्क की तरक्की में अपना ताउन दे सके। इसी पर आज हम बात करेंगे और मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या मोदी दौर से पहले कभी अक़लियतों पर इतना फोकस किया गया था? ये बहुत अहम सवाल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा सवाल है, कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की सिफारिशात को नाफिज करने में क्यों नहीं दिखाई संजीदगी? यह तो बहुत बड़ा दावा किया जाता है कि हमारे दौर में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, हमने सच्चर कमेटी बिठाई, लेकिन उसकी सिफारिशात आपने नाफिज क्यों नहीं की? तीसरा सवाल, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के लिए कौन कौन से इक़दाम जरूरी हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। क्या कुछ ऐसा और हो जिसके चलते वो उनका जो मुआशरा है वो मजबूत हो और मुल्क मजबूत हो? चौथा सवाल है, दंगा मुक्त शासन किस तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ और डर को खत्म करने में मददगार होता है? पिछले 5 साल में देश में कभी कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, लगातार दंगे जैसे हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की और ताज़ा सूरत हाल आपने दिल्ली में देखी थी, किस तरह से उससे निपटा गया और किस तरह से माहौल को ठीक किया गया। वो भी हमने देखा कि एक वक्त ऐसा आया कि हिंदू मुस्लिम मिलकर के शोभा यात्रा निकाल रहे थे और मुसलमान लंगर बांट रहे थे। 5वां सवाल, क्या अगले 5 सालों में मुसलमान मुल्क
की मेन स्ट्रीम से पूरी तरह जुड़ जाएगा। हम मुसलमानों की भी बात करेंगे, तमाम अक़लियतों की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की अगर हम बात करें तो क्या अगले 5 सालों का जो लक्ष्य है, जो हदफ है, उसमें क्या मुसलमान पूरी तरह से मेन स्ट्रीम से जुड़ पाएगा इस देश के? ये देखने वाली बात है, इस चर्चा की बात है। आइए बात करते हैं, और मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, बहुत अच्छा पैनल है। आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है मोहम्मद अफजाल साहब, जो कि संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में कहा जाता है कि ये आरएसएस की सरपरस्ती में चलने वाला मुसलमानों का एक संगठन है। लगातार मुसलमानों के बीच अपनी पैठ भी ये तंजीम अब बनाती चली जा रही है, और पूरे देश में इसके करोड़ों कारकुनान इस वक्त हैं मुस्लिम। मैं बात करूंगा विशाल मिश्रा जी से। डॉक्टर विशाल मिश्रा सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर मेरे साथ हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं आप, और बहुत सटीक आंकड़ों के साथ आप अपनी बात रखते हैं, इसलिए इनको सुनिएगा जरूर। और ये जो बात आपके सामने रखेंगे बड़ी फैक्ट होंगी, बहुत खास होंगी, और बहुत गहराई के साथ आपके सामने रखेंगे। शुएब जामई साहब मेरे साथ हैं, स्कॉलर हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। मैं अक्सर उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूं, बहुत सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं, और उनसे भी बहुत सारी बातों को जानने समझने का मौका मिलता है। कई बार आलोचना भी करते हैं, हमारी तीखी बहस भी हो जाती है, लेकिन उसका कोई हल जरूर निकलता है। बातचीत से बातचीत आगे बढ़ती है। मेरे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख साहब भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान तो हैं ही, लेकिन देश में कुछ बहुत कम स्वयंसेवक हैं आरएसएस के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मुसलमान हैं, उनमें से एक डॉक्टर गुलरेज शेख साहब भी हैं, बाकायदा स्वयंसेवक जिसको आप कह सकते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, स्वागत है, खैर मकदम है। आइए आगाज करते हैं बातचीत का। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी के पास आना चाहूंगा, राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल कन्वीनर एमआरएम के मोहम्मद अफजाल साहब के पास आना चाहूंगा। अफजाल साहब, चीजें बदल तो रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि चीजें बदल तो रही, कैसे लेकिन अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों में यकीन पैदा किया जाए? ये ऐसा नहीं है कि यकीन नहीं है, बाकायदा वोट हुआ है, और 2019 के आम इंतखाबात में आपकी तंजीम के जरिए भी बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी के लिए वोट देने के लिए निकले, और वो परसेंटेज भी अलग अलग है, लेकिन है। ऐसे में ये जो भरोसा कायम करने की बात कही जा रही है, और जिसके लिए हुकूमत पूरी ताकत लगाए हुए है, कैसे ये पूरा हो पाएगा, कैसे इसमें कामयाबी मिल सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। दरअसल मैं आपको एक बात बता दूं कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो हमें अक़लियत नाम दिया गया, सबसे पहले तो मुझे इसी पे ही मेरी नाइत्तफ़ाक़ी है, क्योंकि हम जो है 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं, तो इतनी बड़ी ताकत जो है, और हम कोई विदेश से आए हुए मुसलमान नहीं हैं, हम इस सरजमीन के रहने वाले हैं। लेकिन अक़लियती जो हमें ज़ुमरे में हमें रखा गया, उस ज़ुमरे में रखने का एक वजह, ख़ास वजह ये थी कि जो अपने आप को सेकुलर से वो कहते थे ना, हम सेकुलर जमातें हैं जी, उन सेकुलर जमातों ने ख़ास तौर से हमें अक़लियत ज़ुमरे में रखा, और उसमें रखकर हम लोगों को कहा कि हम लोग जो अक़लियत होने के नाते आपको रिजर्वेशन देंगे, और रिजर्वेशन के साथ आपको जो है, आप हमें वोट दीजिए, आपकी फला बहबूद का काम हम ही कर सकते हैं, कोई और पार्टी नहीं कर सकती, सिवा सेकुलर नाम पे जो पार्टियां काम कर रही थी। लेकिन अफसोस इस बात का था, उन लोगों ने मुसलमान का वोट तो ले लिया, लेकिन मुसलमान का वोट लेने के बावजूद उन्होंने मुसलमान के लिए वो काम नहीं किया। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब इनको ये नजर आया कि ये मुसलमानों का वोट बैंक हमारे नीचे से खिसक रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि एक सच्चर आयोग बिठा दिया, और सच्चर आयोग को इनको ये पता नहीं था कि ये उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि उनका जो कच्चा चिट्ठा के मुसलमान जो है आज, जो जिसको कहते हैं अक़लियत कहते हैं, अक़लियत के नाम से, और मुसलमान आज सबसे जो है कहते हैं, जिनको कहते हैं हमारे जो सबसे आखिरी उसमें आते हैं, दलितों से भी बदतर उनकी हालत है, ये सच्चर आयोग ने बताया। और जो आपने कहा कि इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने उनकी जो ये तो कह दिया
ये सच्चर आयोग आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उनकी जो सिफारिशात है उन सिफारिशातों को अमली जामा में पहनाने की जरूरत ही नहीं समझी। और क्या शुरुआत क्या करी, कमाल क्या था कि उन्होंने कहा एसएचओ जो है ना मुस्लिम इलाके का एसएचओ किसी मुसलमान को बना दिया जाए। ये क्या तरीका है? अगर भाई मुसलमान को बना दिया जाएगा तो फिर मुसलमान क्या करेगा? मतलब आप यहीं से जो एक गलत काम शुरू कर रहे हैं, तुष्टिकरण, मतलब आप सिर्फ मुसलमान को ये बहला के कि मुसलमान सिर्फ वो जो मुजरिम है, मुसलमान को सिर्फ उसको हाशिए के ऊपर रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया, लेकिन उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग कामयाब नहीं हुए। मुसलमानों ने समझ लिया कि ये लोग सिर्फ बहकावे के लिए कर रहे हैं, और ये नहीं सिर्फ कांग्रेस बल्कि जितनी भी पार्टियां थी उनको कहीं ना कहीं वो हाशिए पे लगातार आ रही है और आएगी। ये तो हुआ है, ये तो हुआ है। लेकिन मैं मोहम्मद अफजल साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों की नीयत क्या है? आप लोगों की नीयत से मतलब सरकार की नीयत दरअसल देखिए अक़लियतों के तहत, बिलखुसूस मुसलमानों के तहत। देखिए बात ये है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अक्सर लोग जो है ना, अक्सर लोग सवाल क्या करते हैं सरकार से कि भाई आपने मुसलमानों के लिए कितने फीसदी काम किया? हमारे माननीय वजीर आजम साहब से जो नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल किया गया कि आपने मुसलमानों के लिए कितना काम किया, तो उन्होंने कहा मैंने 1% भी मुसलमान के लिए काम नहीं किया। और मैंने अगला जो जवाब दिया, उन्होंने कहा मैंने 1% हिंदुओं के लिए भी काम नहीं किया, मैं 100% भारतीयों के लिए काम करता हूं और उनके लिए काम करूंगा। और इस सरकार ने ये वो कह रहे एक ये नहीं सिर्फ चलाया, मतलब सिर्फ एक लफाजी नहीं करी, बल्कि इन्होंने जमीन पे उतार करके दिखाया। आप सिलेंडर बांट रहे हैं तो सभी को बांट रहे हैं, आप मकान के लिए जो वो दे रहे हैं तो सभी के लिए दे रहे हैं, आप शौचालय का काम कर रहे हैं, वो तो आप सही कह रहे हैं। मैं अक़लियती उमूर की बात कर रहा हूं, जो युद्ध स्तर पर लगा हुआ है, जो लगातार काम कर रहा है। और जैसे ही शपथ हुई है, जैसे ही मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कार्यभार संभाला, हम जुटे चले जा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जब से कारोबार ये संभाला है, जब से उन्होंने ये बिल्कुल सिंसियरली ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से आज जिस तरह से जो है माइनॉरिटी कमीशन काम कर रहा है, आज जिस तरीके से मौलाना आजाद एजुकेशन काम कर रहा है, जिस तरह से और जितनी भी हमारी ऐसी जो संगठन है और उस्ताद जो आपने सब जितनी वो बताए, और इनको जमीन पे उतारा है, और इनको लगातार इनके लिए पूरे देश के अंदर इस तरह का जन जागरण अभियान चलाया गया, और उसके कहीं ना कहीं हम भी हिस्सा रहे और हम लोगों ने भी मिलकर उसको कराया, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जब जमीन से जाके मुसलमान से बात करते उसको रोजी रोटी का सवाल था, और आज उस रोजी रोटी के सवाल पर आज मुसलमान कहीं ना कहीं उसके पेट में खाना है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। शोएब जामे साहब, एक हुकूमत कहती है दोबारा हदफ लेने के बाद, और उसके बाद जब काम शुरू होता है तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहते हैं, वजारत अक़लियती उमूर कहता है कि हम साहब आपकी जमीनें, वक्फ की जमीनें जो कि बेजा कब्जों में हैं, उनको छुड़वाने में आपकी मदद कर सकते हैं, उनको पूरी तरह डिजिटलाइज कर सकते हैं, पारदर्शी पूरा ट्रांसपेरेंसी बना सकते हैं, ताकि आपकी वो जमीनें छूटें, आपको खुद नहीं पता कि आपके ही लोगों ने उन पर किस कदर कब्जा कर दिया है। इतना ही नहीं, हम ये कर देते हैं कि आपकी जमीनें अगर मुक्त हो जाती हैं, आपकी जमीनें आपकी हैं, हम उसमें फ्री सरकार के पैसों से, 100% सरकार के पैसों से आपके बच्चे बच्चियों के लिए स्कूल भी बना देते हैं, हॉस्पिटल भी बना देते हैं। बोलिए और क्या चाहिए? जब इस नियत के साथ काम हो रहा है तो कैसे देखा जाए, और इससे पहले अक़लियतों पर इतना फोकस क्यों नहीं किया गया? और अगर आप कहते हैं किया गया तो फिर किस हद तक किया गया, वो भी बता दीजिए अगर हुआ है तो। नहीं, बहुत ही शानदार जो बातें आपने बताई वक्फ बोर्ड के हवाले से, कि वक्फ की जो जमीनें कब्जा कर ली गई थी बहुत जगह, उसमें वो नाम तो नहीं लेना चाहिए कि किन लोगों ने कब्जा किया है, कि किस मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि कब्ज़ा हुई है ये बात जनरलाइज है, और उसको छुड़ाने का जो है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो कौम का जो है वो हक है, और उससे कई सारी फलाह वबूद की चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो अक़लियती उमूर के तहत बात कर रहे हैं, और जो चर्चा का जो हमारा घेराव होगा वो अक़लियती उमूर के दायरे में होगा। जो जनरल जो स्कीम्स हैं, वो इससे पहले भी जो सरकारें रहती थी, वो जनरल स्कीम्स का सबको फ़ायदा होता था, तो हम उससे एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि अक़लियती उमूर के दायरे में जो चीज़ें हो रही उससे एनालिसिस करेंगे। जैसे नई उड़ान की बात हुई, और
बहुत सारे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप हैं, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो इजाफा हुआ है, इसके लिए तो हमें मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अक़लियतों का जो एलिनिएशन पहले जो सरकारों में की गई या पहले दौर में की गई, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत थी। ये सही बात है कि अक़लियत जो है वो हमारी जो है इस देश की जो है सेकंड लार्जेस्ट मैं यहाँ पर अक़लियतों की तो बात कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं बिलखुसूस मुसलमानों की भी आपसे तवज्जो जी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि ये सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है, तो इसको एलिनिएशन के तौर पर न देखा जाए। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मुसलमान मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ा रहा। अगर हम ऐसा कह देंगे तो यानी कि मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ रही हैं इस देश की तरक्की में, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे वो जिस भी तरीके से सामाजिक तौर पर जो कंट्रीब्यूशन रही है, उसको हम नकार देते हैं। तो कभी ये अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमान मेन स्ट्रीम में नहीं रहा, बल्कि मुसलमान इस देश का हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है और हमेशा जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन बात यह है कि अल्पसंख्यक जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो अल्पसंख्यक सिर्फ पॉपुलेशन की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि उसकी एक स्पिरिट को समझिए। वो स्पिरिट ये है कि जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े हुए जो लोग थे, ठीक है ना, उनको वो स्पिरिट है इस अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ। तो इसी वजह से जो नई स्कीम्स जो लाई गई हैं या फिर पहले भी माइनॉरिटी अफेयर्स में लाई गई थी, वो उनके फलाह और बहबूद के लिए काम करती आई हैं। और इस वक्त जो 4700 करोड़ तक जो बजट जो बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है और सरकार को सराहनीय कदम उठाया, इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक सवाल बहुत अहम है इस वक्त कि ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आज ही का जो ऑब्जर्वेशन है कि अश्वनी उपाध्याय करके एक शख्स हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने PIL डाला है सुप्रीम कोर्ट में और ये चैलेंज किया है कि जो नेशनल एवरेज है माइनॉरिटी की, उसको खत्म करके उस एतबार से नहीं बल्कि स्टेट वाइज जो है वो चीजें की जाए। तो अगर आप उसमें करेंगे तो ये आप देखेंगे कि सिर्फ जो है ना, जो स्पिरिट थी अल्पसंख्यक वर्ड कहने की, वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ पॉपुलेशन की बुनियाद पर ये बातें होंगी, बल्कि जो शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की हम बात कर रहे थे ना, उसी के बुनियाद पर ये 1993 में। लेकिन अभी आपने सुना अफजाल साहब तो ये मानते हैं कि होना ही नहीं चाहिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट। हमारी तादाद, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, इतनी ज्यादा है, इतनी बेहतर है कि हम अल्पसंख्यक वैसे भी नहीं है। तो नहीं, ये मैंने कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक जो है पॉपुलेशन की बुनियाद पर नहीं, आप समझिए इसको, स्पिरिट के बुनियाद पर समझिए कि एक बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों के अंदर। और मैं यकीन से कहता हूं कि जितनी भी स्कीम्स आती है माइनॉरिटीज की या मुसलमानों की, तो मुसलमानों के हर तबके, यानी कि आप देख लें उसमें चाहे हर कोई फायदा नहीं उठाता, बल्कि जो आर्थिक शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े हैं, ठीक है ना, वही मुसलमानों को वो तबका ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि उसका लाभ मिले। हालांकि वो मिल नहीं पाता, क्योंकि डाउन स्ट्रीम तक आते आते बहुत सारी चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं और होती आई हैं। अगर इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो तो मैं समझता हूं कि ये इसका ज्यादा फायदा होगा। वही तो जामे साहब, अब वक्त बदला है ना, ये मोदी दौर है। मैं बार बार कहता हूं ये दौर है, आप इसको पूरा एक दौर कहें, पिछले 5 साल और ये दूसरा जो शुरू हुआ है, चीजें पहले के मुताबिक यहां बहुत अलग है। यहां पर चीजें ठोस है, यहां पर पकड़ है। आप भी इस चीज को समझ सकते हैं कि पहले जो ढर्रेबाजी चलती थी उसमें तो फर्क आया है। आप देख रहे होंगे, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, बिल्कुल फर्क आया है जी। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान, अगर कोई लोग कहता है कि भाई मुसलमान जो है सेक्युलर पार्टियों की बपौती है, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है। जैसे लोकतंत्र में कई लाखों करोड़ों हिंदू लोग जो है कांग्रेस को वोट दिया करते थे, आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करते हैं। बहुत सारे मुसलमान उस वक्त कांग्रेस को वोट दिया करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। ये तो लोकतंत्र का मिजाज है कि चीजें बदलती रहती हैं। आज हैं आप, कल कोई और होगा। लेकिन मुसलमानों परसेप्शन ऐसा बनाया गया ना, क्योंकि सियासी जमातों के लोगों ने बनाया दीगर, कि देखो भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, मोदी, आपने इलेक्शन के दौर में तो देखा ना, मोदी को रोकना है तो हमें वोट दो। नहीं, ये तरह के ऐलान हुए, मस्जिदों से ऐलान हुए, वो बता रहे मस्जिदों, स्टेट से ऐलान हुए। मायावती को इसके मामले में 3-4 दिन की सजा हुई, और भी लोगों को हुई। तो कहने का मतलब है ये परसेप्शन तो बनाने की पूरी कोशिश हमारे मीडिया में आकर के इस झांसे में आ जाती थी। बिल्कुल, हमारे मीडिया झांसे में आने से चूकी नहीं। मैं समझता हूं हमारे मीडिया में आके ये बात कहने से वो परसेप्शन टूट रहा है और टूटेगा इंशाल्लाह,
कि हमें किसी सेकुलर पार्टियों की या किसी भी पार्टी को, चाहे सेकुलर हो, राइट विंग हो, किसी के बपौती बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम ये देखें कि हमारी भलाई और तरक्की के लिए कौन काम कर रहा है और मौजूदा दौर की जो परेशानियां हैं उसको हल करने के लिए हम किस तरीके से समझौते कर सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वो जो आप कहते हैं ना कि जो इनको मौका मिलता है सेकुलर जमातें और तमाम वो जमातें, वो क्यों मौका मिलता है? ये मौका तो हम ही दे रहे हैं ना। आज जो पार्टी बैठी हुई, क्योंकि जब तहफ्फुज़ की बात आती है ना, सामाजिक तौर पर तहफ्फुज़ की बात आती है, तो आप देखेंगे कई सारे आ गए आप, मुझे पता था आप इस पर आएंगे, मैं उसी में बात करूंगा। ये सब दरकिनार, अगर वो रुक जाए ना, बोल लीजिए इमरान जी, वो रुक जाए ना, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं इस देश में पिछले 5 साल में एक टूट जाएगा, बड़ा दंगा नहीं हुआ, इससे पूरी तरीके से टूट जाएगा। मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए क्या हो सकता है उस देश में जिसमें कि मेरठ हुआ, मलियाना हुआ और पता नहीं कौन से भयंकर दंगे हुए पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, तकलीफों को झेला है जी, वो भी इस पर ही बात करने की जरूरत है।